गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 12 साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने मेजर ट्रैंक्विलाइजर देखा था। उसके आगे का क्लासिफिकेशन का डिस्कशन आज हम करते हैं। तो अभी आज हम देखेंगे माइनर ट्रैंक्विलाइजर, जिसे हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी बोलते हैं, जो कि एंजाइटी को कम करने के लिए देते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन आते हैं बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन्स ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी हमारा डिस्कस हो गया है। बट एज अ माइनर ट्रैंक्विलाइजर और एंटी एंजाइटी ड्रग करके बेंजोडाइजापिन्स को देते हैं। अब बेंजोडाइजापिन्स में भी स्पेशली क्लोरोडाइजेपॉक्साइड जो है ये यूज होता है एज अ एंटी एंजाइटी ड्रग, जो कि टोटली रिप्लेस कर दिया है मीप्रोबैमेट को। ठीक है, इससे पहले मीप्रोबैमेट को यूज करते थे एज अ एंटी एंजाइटी ड्रग, बट जब बेंजोडाइजापिन का इन्वेंशन हुआ उसमें भी क्लोरोडाइजेपॉक्साइड का इन्वेंशन हुआ, तो मीप्रोबैमेट की जगह क्लोरोडाइजेपॉक्साइड का यूज ज़्यादा यूज होने लगा एज अ एंटी एंजाइटी ड्रग। इट इज केमिकली अनरिलेटेड टू द अदर माइनर ट्रैंक्विलाइजर। जो अदर माइनर ट्रैंक्विलाइजर है उससे ये केमिकली रिलेट नहीं करता, टोटली डिफरेंट है देन अदर ट्रैंक्विलाइजर। उसके बाद एनिमल स्टडी शोज दैट क्लोरोडाइजेपॉक्साइड हैव सिडेटिव, एंटी कन्वर्जेंट एंड स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी। तो एनिमल स्टडीज़ में ये पाया गया है कि क्लोरोडाइजेपॉक्साइड जो है ये सिडेटिव, एंटी कन्वर्जेंट और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, बट इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड पीक ब्लड लेवल्स आर रीच विद इन 2 to 4 आवर्स। तो ये जो है ओरली लेने के बाद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड लेवल जो है पीक लेवल में ये 2 से 3 घंटे में पहुंच जाता है। द ड्रग इज एक्सक्रीटेड वेरी स्लोली एंड इट्स प्लाज्मा हाफ लाइफ इज 20 to 24 आवर। तो ये इसका हाफ लाइफ जो है 20 to 24 आवर्स है। मीन्स प्लाज्मा में ये बहुत ज़्यादा देर तक रहता है और ब्लड में ज़्यादा देर तक रहता है। मीन्स 50% ड्रग जो है ये 20 to 24 आवर्स तक के आपके ब्लड में ही रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड रहता है, इसलिए ये एक्सक्रीट भी बहुत स्लोली होता है आपके बॉडी से। मीन्स ये ज़्यादा समय आपके बॉडी में बिताता है। इसके बाद हम देखते हैं बेंजोडाइजापिन्स का थेरापेटिक यूज। तो क्लोरोडाइजेपॉक्साइड जो है अपियर्स टू बी यूजफुल फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ द एंजाइटी। तो एंटी एंजाइटिक ड्रग है, तो सिम्टोमेटिक एंजाइटी जो है रिलेटेड टू और एसोसिएट टू साइकोमोटर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो एंजाइटी भी कौन सी, जो साइकोमोटर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है। ऐसे ही एंजाइटी में क्लोरोडाइजेपॉक्साइड का यूज होता है फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ दैट एंजाइटी। ऑल्दो इट कैन ऑल्सो रिड्यूस एंजाइटी ऑफ साइकोसिस, इट हैज नो स्पेसिफिक यूजफुलनेस इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक पेशेंट। तो एंजाइटी जो है साइकोसिस वाला, इसको ये रिड्यूस करता है, बट इसको यूज़ नहीं करते फॉर द साइकोटिक पेशेंट। जो साइकोटिक पेशेंट जो होता है उसके मैनेजमेंट के लिए इसको यूज़ तभी भी नहीं करते हैं। ये जनरली एज अ माइनर ट्रैंक्विलाइजर करके यूज़ होता है, बट जो साइकोटिक पेशेंट है उसमें भी एंटी एंजाइटी एक्टिविटी दिखाता है, बट तभी भी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक पेशेंट इसका यूजफुलनेस नहीं के बराबर है और इसको यूज नहीं करते हैं। इट हैज़ गिवन इन 75 to 100 mg डोज अ डे एज अ
प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उन्हें माइग्रेन का अटैक ना आए, टू प्रिवेंट दैट माइग्रेन अटैक, इसको यूज़ करते हैं क्लोरोडाइजेपॉक्साइड को इन अ 75 to 100 mg डोज अ डे। एक दिन में आप 75 to 100 mg का डोज ले सकते हैं। इसके बाद क्लोरोडाइजेपॉक्साइड में बी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। अल्कोहल विड्रॉल जो होता है उसके जो एक्यूट सिम्टम है उसको ट्रीट करने के लिए आप क्लोरोडाइजेपॉक्साइड दे सकते हैं। उसमें ये बहुत अच्छा कारागर है, बहुत इफेक्टिव है। विड्रॉल रिएक्शन सिमिलर टू दोज सीन विद द यूज ऑफ बार्बिटूरेट एंड मीप्रोबामेड इंक्लूडिंग कन्वर्जन हैव बीन ऑब्जर्व व्हेन इट वाज स्टॉप abruptly in patient receiving large dose for prolonged period। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई क्लोरोडाइजेपॉक्साइड जितना दिखता है, अगर इसका ट्रीटमेंट आप सडनली बंद करते हैं, जो पेशेंट बहुत समय से क्लोरोडाइजेपॉक्साइड को ले रहा है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं जो कि सिमिलर होते हैं बार्बिटूरेट्स एंड मीप्रोबामेड्स जैसे, जिसमें कन्वर्जन भी आता है। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। अगर क्लोरोडाइजेपॉक्साइड को एकदम सडनली बंद कर दिया गया, जो पेशेंट को हम ये लार्ज डोज में दे रहे हैं और वो प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहा है, अगर वो पेशेंट को हमने क्लोरोडाइजेपॉक्साइड का डोज देना बंद कर दिया तो उसमें भी विड्रॉल सिम्टम दिखेंगे सिमिलर टू बार्बिटूरेट एंड मीप्रोबामेड। क्लिनिकल स्टडी शोज दैट इट हैज सम डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है उसमें भी ये इफेक्टिव काम करता है, ऐसा क्लिनिकल स्टडीज़ में पाया गया है। एक्चुअल इसका यूज़ नहीं किया गया है, बट जो क्लिनिकल स्टडीज़ होती है उसमें पाया गया है कि भाई ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में भी इफेक्टिव है। अब ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर किससे एसोसिएट है? विथ इमोशनल एंड सम न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। अब ये इमोशनल एंड सब न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मीन्स ब्रेन से रिलेटेड, और ब्रेन में जो इमोशन और ये न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, स्पेशली जो लिम्बिक सिस्टम है जो कि बिहेवियर को कंट्रोल करती है, वहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस आ गया तो आपको मेजरली इमोशनल या न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है उसमें ये कारागर पाया गया है इन अ क्लिनिकल स्टडीज। ठीक है। इसके अलावा नो इफेक्ट अपॉन मसल स्पाज्म ऑफ अ प्योर ऑर्गेनिक नेचर। जो मसल स्पाज्म है प्योर ऑर्गेनिक नेचर का, उसमें कोई भी इफेक्ट इसका दिखता नहीं है। ठीक है। बट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इमोशनल एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, उसमें ये काम करता है। बट जो नेचुरली मसल स्पाज्म आता है कभी कभी, जो कि ऑर्गेनिक नेचर का होता है ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू एक्सिस एक्सरसाइज, तो उसमें अगर हम क्लोरोडाइजेपॉक्साइड देते हैं तो उसमें ये उतना कारागर नहीं है। इसके बाद दूसरा बेंजोडाइजापीन है जो कि फेमस डायजापीन है, बेंजोडाइजापीन है जिसका नाम है डायजापाम। ठीक है। डायजापाम हैज बीन फाउंड यूजफुल इन रिलीविंग टोनिक मस्कुलर स्पाज्म इन टिटेनस। तो टिटेनस के वजह से जो टोनिक मस्कुलर स्पाज्म होता है, अब ये टोनिक क्लोनिक फेस आपको पता है कि भाई जो टोनिक है, जो मसल्स है, मसल्स में एक टोनिकली स्ट्रेचिंग आ जाता है या मसल्स अकड़ जाती है जिसकी वजह से स्पाज्म आता है। तो ऐसे स्पाज्म को या फिर आपके जो मस्कुलर स्ट्रेचनेस है उसमें रिलीफ दिलाने को डायजापाम यूज होता है, जो कि है बेंजोडाइजापीन। अब ये भी मस्कुलर स्पाज्म कब आएगा? जब टिटेनस होगा
तभी ये मस्कुलर स्पाज्म आएगा और उसी में ये डायज़ापाम एज अ ट्रीटमेंट करके हम यूज़ करते हैं। अब ये स्पाज्म जो है स्पेशली चिल्ड्रंस में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनर ट्रैंक्विलाइजर बेंजोडाइज़ापिन का थेरापेटिक यूज। इसके बाद इसके एडवर्स रिएक्शंस देख लेते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट्स विद द यूज ऑफ क्लोरोडाइज़ोऑक्साइड्स आर ड्राउजीनेस, अटैक्सिया एंड लिथर्जी। तो ये इसके मेन एडवर्स इफेक्ट है, जिसमें ड्राउजीनेस रहता है, थोड़ा सा आपको ड्राउजीनेस रहेगा, अटैक्सिया, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, आपका बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा, और एक काइंड ऑफ लिथर्जी बॉडी में रहेगा। उसके बाद सिनकोप हैज ऑकर्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोज, ठीक है। तो सिंकोप क्या होता है कि भाई सडनली अनकॉन्शियसनेस आ सकता है अगर आप क्लोरोडाइज़ोऑक्साइड्स को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसका एडवर्स इफेक्ट है। सिंकोप मीन्स अचानक से आपको चक्कर आने लगेगा, तो ये एक इसका एडवर्स इफेक्ट है। ये स्पेशली किस में आता है, जो एजेड और डेबिलेटेड पेशेंट होते हैं उसमें ये सिंकोप वाला जो है एडवर्स इफेक्ट स्पेशली दिखता है। पैराडॉक्सिकल रिएक्शन ऑफ रेज, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन, हॉस्टिलिटी, confusion and depersonalization have also been reported. तो पैराडॉक्सिकल रिएक्शंस मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी रिएक्शन कभी कभी दिखती है जब भी बेंजोडाइज़ापिन का ट्रीटमेंट कोई पेशेंट को देते हैं एज अ एंटी एंजाइटी, जिसमें फिर आते हैं रेज या फिर एक्साइटमेंट आएगा, स्टिमुलेंट आएगा, हॉस्टिलिटी आएगा, या फिर कन्फ्यूजन आ सकता है, या फिर डीपर्सनलाइजेशन ये ऑब्जर्व हो सकता है एडवर्स इफेक्ट में इन केस ऑफ बेंजोडाइज़ापिन ट्रीटमेंट, स्पेशली क्लोरोडाइज़ोऑक्साइड में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ड्रग माइनर ट्रैंक्विलाइजर का मीप्रोबैमेट। मीप्रोबैमेट को एक्चुअली बेंजोडाइज़ापिन ने टोटली रिप्लेस किया है ड्यू टू लेसर साइड इफेक्ट। तो मीप्रोबैमेट इज अ हाईली इफेक्टिव एंटी एंजाइटी एजेंट एंड माइल्ड स्केलेटल रिलैक्सेंट। तो ये जो है हाईली इफेक्टिव एंटी एंजाइटी एजेंट है और इसके माइल्ड स्केलेटल रिलैक्सेंट इफेक्ट भी है। इसके बाद इट एक्ट्स ऑन वेरियस कंपोनेंट ऑफ सीएनएस एंड प्रोड्यूस माइल्ड सिडेशन एंड रिलैक्सेशन। तो ये स्पेशली आपका वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होता है, जिसके वजह से सिडेशन और मसल्स रिलैक्सेशन और बॉडी रिलैक्सेशन आता है, जिससे आपको एक रिलैक्सिंग फील आता है। उसके बाद इट इज इंडिकेटेड फॉर द रिलीफ ऑफ एंजाइटी एंड टेंशन इन एनेक्सियस और टेंस पेशेंट। तो ये जो है ड्रग ऐसे पेशेंट को देते हैं जो कि घबराया हुआ है और टेंशन में है, जिसके वजह से उसे एंजाइटी हुआ है। तो उस पेशेंट को रिलीफ देने के लिए मीप्रोबैमेट का यूज करते हैं। मीप्रोबैमेट इज ऑफ लिटिल वैल्यू इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। तो सेम बेंजोडाइज़ापिन भी जो है ये साइकोटिक पेशेंट को रेफर नहीं करते, सिमिलरली मीप्रोबैमेट को भी साइकोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं करते, उसका बहुत ही लिटिल वैल्यू है। उसके बाद मीप्रोबैमेट इज गिवन इन अ डोज ऑफ 0.2 to 0.4 ग्राम या 200 mg to 400 mg थ्राइस और 4 टाइम अ डे। मीन्स 3 से 4 बार एक दिन में आप 200 mg से 400 mg तक और 2.2 to 0.4 ग्राम इसका डोज दे सकते हैं। टॉलरेंस डेवलप रैपिडली एंड अ फिजिकल डिपेंडेंस में डेवलप
फॉर द ड्रग इफ इट टेकन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। तो इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि भाई टॉलरेंस इसमें बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है और फिजिकल डिपेंडेंस भी जो है वो बहुत जल्दी इसमें डेवलप हो जाता है अगर पेशेंट वो ड्रग स्पेशली मीप्रोबैमेट को प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कंज्यूम करता है। तो ये मेन डिसएडवांटेज है आपके मीप्रोबैमेट का। Withdrawal symptoms appears in 95% of the patient when the drug is discontinued। तो मेजर रीजन यही है कि विड्रॉल सिम्टम्स और टॉलरेंस, फिजिकल डिपेंडेंस, ये जो चीज़ है ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। जब भी ये पेशेंट को डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं, स्पेशली फिजिकली विड्रॉल सिम्टम, ठीक है। तो जिसमें पेशेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट थोड़ा वायलेंट हो जाता है। तो 95% ऑफ केसेस और पेशेंट जो है ये विड्रॉल सिम्टम शो करते हैं जब भी इसको डिसकंटिन्यू करते हैं। तो 95% पेशेंट में ये पाया गया है कि जब भी उन्हें मीप्रोबैमेट का डोज देना बंद कर दिया जाता है उनमें विड्रॉल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्टिव ड्रग। Convulsion, delirium and grand mal seizure may be observed on withdrawal of the drug। तो ये फिजिकल डिपेंडेंस डेवलप करता है। तो अगर कोई पेशेंट को डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसमें कन्वल्जन, उसके अलावा डिलेरियम और कन्फ्यूजन आप बोल सकते हैं। इसके अलावा ग्रैंड माल सीजर, ये टाइप है सीजर का, एपिलेप्टिक कंडीशन, ये आपको ऑब्जर्व करेंगी एज अ विड्रॉल सिम्टम ऑफ द ड्रग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वो पेशेंट को फिर से ड्रग देना कंटिन्यू करते हैं तो ये विड्रॉल सिम्टम्स चले जाते हैं, ठीक है। तो कन्वल्जन, डिलेरियम, ग्रैंड माल सीजर जो है अगर आते हैं ऐसे पेशेंट को जो कि मीप्रोबैमेट को कंज्यूम करता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर वो पेशेंट को फिर से वही ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो ये जो सब सिम्टम्स है और एडवर्स इफेक्ट है ये चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो मीप्रोबैमेट बिहेव्स लाइक बार्बिचुरेट इन दिस रिस्पेक्ट। तो मीप्रोबैमेट जो है ये बार्बिचुरेट जैसा एक्ट करता है इन दिस रिस्पेक्ट, मीन्स इन केस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस, ठीक है। तो बार्बिचुरेट में क्या होता था, बार्बिचुरेट का डोज जो भी लेता था लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो उनमें डिपेंडेंस एज वेल एज टॉलरेंस डेवलप होता था, जिसके वजह से वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे। और मेन ड्रॉबैक ये था कि बार्बिचुरेट का कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं था। बट जैसा ही बेंजोडाइजापिन्स का डेवलपमेंट हुआ उसके लेसर साइड इफ़ेक्ट्स है, भले ही वो डिपेंडेंस प्रोड्यूस करते हैं बट बहुत टाइम के बाद वो डिपेंडेंस प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए मीप्रोबैमेट्स, बार्बिचुरेट्स, इनके जगह बेंजोडाइजापिन्स को एज अ सेफर ड्रग करके यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा माइनर ट्रैंक्विलाइजर के मेन 2 ड्रग कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जो कि साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग का 3rd पार्ट रहेगा और फाइनल पार्ट रहेगा, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।